हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, अपने घर पे हो गए और पढ़ाई भी कर रहे हो गए। पिछली क्लास में डाइस को समाप्त करने के बाद आज आपकी डिमांड पर नया चैप्टर जिसका नाम कैलेंडर, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। जितनी थ्योरी है उतना ही इसमें क्वेश्चन भी है, लेकिन सबसे पहले हमें थ्योरी को ध्यान में रख के छोटे छोटे थ्योरी को लिखना है, पढ़ना है, समझना है और फिर क्या करना है, आगे बढ़ना है। कैलेंडर के फर्स्ट वाले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूं कि वैसे विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितने हो सके पिछले क्लास में जो वीडियो अपलोडेड है उसको देखो। यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखो, सबको बारी बारी से बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सर कैलेंडर चैप्टर स्टार्ट हो गया तो डाइस वाले प्रॉब्लम को नहीं देखेंगे। यदि 2-4 व्यक्तियों के प्रॉब्लम होंगे तो उनके लिए एक अलग से क्लासेस अटेंड कराए जाएंगे और आने वाले दिन में हम लाइव भी पढ़ेंगे, बिकॉज थोड़े से यहाँ पर नेटवर्क को लेकर इश्यूज़ हैं। यदि नेटवर्क इश्यूज़ खत्म हो जाते हैं तो हम लोग लाइव सेक्शन में भी आके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि आप थोड़े से ईमानदारी से पढ़ो, वीडियोज़ को देखो, क्योंकि जो वीडियो डाले जाते हैं वो आपके लिए ही डाले जाते हैं। यदि आप इस बात को नहीं समझोगे तो फिर हमें निराशा मिलेगा, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं तब तक मैं सफल नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी सफलता आपके सफल होने से है। चलो हम कैलेंडर चैप्टर को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी को देखेंगे बाबू। थ्योरी के बाद जब थ्योरी खत्म हो जाएंगे उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन को देखा जाएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या होगा, कैलेंडर। और कैलेंडर को हिंदी में आप क्या कहते हो, पंचांग। कैलेंडर को हिंदी में क्या कहते हो बाबू, पंचांग। पंचांग कितने तरह के होते हैं, कैलेंडर 2 तरह के होते हैं। पंचांग डेट मीन्स कैलेंडर। और कैलेंडर कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के। देखो कौन कौन। चलिए तो हम बात करेंगे बाबू की कैलेंडर कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर कैलेंडर 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन इज लीप ईयर कैलेंडर एंड द सेकंड वन इज ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर। कैलेंडर को आप हिंदी में पंचांग कहते हो। पंचांग डेट मीन्स कैलेंडर। और कैलेंडर कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के। पहला लीप ईयर कैलेंडर और दूसरा ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर। लीप ईयर को आप हिंदी में अधिवर्ष कहते हो। देखो हिंदी बताना जरूरी है, क्योंकि यदि आपके क्वेश्चन हिंदी में आते हैं तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि सर अधिवर्ष तो आपने बताया नहीं था। तो बाबू लीप ईयर को हिंदी में क्या कहते हैं, अधिवर्ष कहते हैं। और ऑर्डिनरी को हिंदी में क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष कहते हैं। ऑल थिंग इज क्लियर। कैलेंडर कितने तरह के, 2 तरह के। फर्स्ट वन इज लीप ईयर कैलेंडर एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डिनरी ईयर कैलेंडर। ऑर्डिनरी को आप हिंदी में सामान्य वर्ष कहते हो और लीप ईयर को आप हिंदी में क्या कहते हो, अधिवर्ष कहते हो। चूंकि वो जो वर्ष है वो ऑर्डिनरी का है, तो एक ऑर्डिनरी ईयर में, एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितने होते हैं, तो सर एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या कितनी, 365। यदि वह वर्ष सामान्य वर्ष का है तो वहां पर उनमें दिनों की संख्या कितने, 365। और यदि वह वर्ष आपका लीप ईयर का है तो एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366। अब देखो होता क्या है कि वह सामान्य वर्ष है तो 365 दिन और वह लीप वर्ष है तो 366 दिन। आप कहोगे सर कि एक दिन बढ़ कैसे जाता है, तो इस पर बाबू भौगोलिक मान्यताएं प्राप्त हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 4 घंटे में करती है। यहां पे देखो, सॉरी 6 घंटे में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और कितने घंटे में, 6 घंटे में करती है। तो यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में करेगी तो ये 6 घंटा 4 सालों के बाद कितने घंटे के बराबर हो जाएगा, 24 घंटे के बराबर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। यदि आपके पास 6 घंटे एक साल में बचते हैं तो ये जो 6 घंटे हैं वो 4 साल में 24 घंटे के बराबर हो जाएंगे। और 24 घंटे को आप कितना दिन कहते हो, एक दिन। तो जो पहले 365 का था उसमें एक दिन और जुड़ेगा तो कितने का हो जाएगा, 366 का। क्लियर है, बातें आ रही समझ में। यदि आपका वर्ष सामान्य वर्ष का है तो उसमें नंबर ऑफ डेज 365,
यदि आपका वर्ष लीप ईयर का है तो वहां पर नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं 366। एक दिन बढ़ कैसे जाते हैं तो आप समझा देना कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में की जाती है। तो यदि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो यही जो 6 घंटा है वो चार वर्षों में 6 चौके 24 यानी 24 घंटे में बदल जाता है। और 24 घंटा बराबर कितना दिन, एक दिन। और जब 365 में आप एक दिन को जोड़ दोगे तो 366 दिन, और जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं वही वर्ष आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। ऑल थिंग इज क्लियर। चलो, जब आप इन 365 दिन को सप्ताह में बदलोगे, किसमें बदलोगे, सप्ताह में बदलोगे, तो बाबू 52 सप्ताह और कितने दिन, एक दिन। देखो कैसे, चूंकि 365 दिन को मुझे सप्ताह में बदलना है तो एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होते हैं, और जब 365 को आपने 7 से भाग दिया तो 52 टाइम्स कटेगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। तो एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक जो रिमाइंडर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा डेज कहते हैं। ध्यान से समझना, यदि आप 365 दिन को सप्ताह में बदलना चाहते हो तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं यानी टोटल नंबर ऑफ डेज को कितने से भाग देना है, 7 से। यदि मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 आपके क्वोशेंट हैं, यानी 52 टाइम्स 52 जो है इसका भागफल है और 1 इसका क्या है, शेषफल है। तो जो भागफल होता है वही आपके सप्ताह होते हैं और जो शेषफल होता है वही आपका क्या होता है, अतिरिक्त दिन होता है। कौन सा दिन होता है बाबू, अतिरिक्त दिन होता है या विषम दिन होता है। इसके बारे में आगे हम लोग थ्योरी में पढ़ेंगे, अभी जो हम कह रहे हैं उसको सुनो। यदि आपने 365 दिन को सप्ताह में चेंज किया तो चूंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, और यदि मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 टाइम्स जाएगा, यानी 52 इसका भागफल है और भागफल को ही सप्ताह कहते हैं। भागफल को ही क्या कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। यानी 365 दिन में कितने सप्ताह बनेंगे, तो सर 52 सप्ताह बनेंगे। और शेषफल कितना, 1, और इसी शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन, और डेज। उसके नीचे आओगे तो लिखा है सर कि एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। 1 कहाँ से आया, तो सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं, सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं, तो आप बताओ कि बचेगा क्या, भागफल की शेषफल, तो शेषफल बचेगा, उसी को आप क्या कहते हो, एक्स्ट्रा डेज कहते हो। तो सर 365 को जब मैंने सप्ताह में बदला 7 से भाग देकर तो शेषफल कितना आया, 1, यानी एक शेषफल कब आया, जब मेरे पास नंबर ऑफ डेज कितने थे, 365, और 365 डेज वाले ईयर को कौन सा वर्ष कहते हैं, ऑर्डिनरी ईयर। और एक ऑर्डिनरी ईयर में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 1 होते हैं। ऑल थिंग इज क्लियर, बात आ रही समझ में। अब यहाँ पे आओ, जब आप बात करोगे लीप वर्ष की तो सर चूंकि वो लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366, नंबर ऑफ डेज कितने, 366। और यदि मैं 366 को सप्ताह में बदलूं तो सप्ताह में बदलने के लिए आप टोटल नंबर ऑफ डेज को कितने से भाग देते हो, 7 से भाग देते हो। तो ये भी 52 टाइम्स ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो जो भागफल होते हैं, जो कोसेंट होते हैं, वही विक्स होते हैं, वही क्या होते हैं, सप्ताह होते हैं। यानी जहां पर एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, वहीं पर भी एक लीप वर्ष में भी कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह ही होते हैं। अंतर कहां पे होता है, तो जहां पर एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं, वहीं पर एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक्स्ट्रा डेज कहते किसे हैं, तो सर टोटल नंबर ऑफ डेज को सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं तो बचेगा क्या, भागफल के शेषफल, तो शेषफल बचेगा, उन्हीं को आप क्या कहते हो, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो जहां पर सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 थे, वहीं पर लीप वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे 365 डेज थे और यहाँ पे कितने थे, 366 डेज थे। ऑल थिंग इज क्लियर, ये चार्ट समझ में आ गया। देखो मैंने क्या बताया कि सर कैलेंडर 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज लीप। लीप को आप हिंदी में अधिवर्ष कहते हो और ऑर्डिनरी को हिंदी में क्या कहते हो, सामान्य वर्ष कहते हो। एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या 365 और वहीं पर एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366। एक दिन बढ़ कैसे जाते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और 6 घंटे में की जाती है, और यही 6 घंटा 4 वर्षों के बाद 24 घंटे में बदल जाता है, जो कि एक दिन के बराबर है। तो जो वर्ष 365 के थे उसमें 4 वर्षों पर एक दिन जुट जाएगा, तो कितने होंगे, 366
366, उन्हीं को आप क्या कहते हो, लीप वर्ष कहते हो। यदि मैं 365 दिन को सप्ताह में बदलना चाहूँ तो 52 सप्ताह और कितने दिन, एक दिन, और यही एक दिन उस वर्ष का कौन सा डेज कहलाता है, एक्स्ट्रा डेज। आया कहाँ से, तो टोटल नंबर ऑफ डेज को सप्ताह में बदलने के लिए यदि आप उसे 7 से भाग दोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, वही उस वर्ष का क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डेज 1 और यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज 2, क्योंकि यहाँ पे 365 थे और यहाँ पे कितने, 366 थे। ऑल थिंग इज क्लियर। चार्ट कंप्लीट है, इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद हम देखते हैं बाबू लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर और ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जानो कि आप जिस कैलेंडर का यूज़ करते हो, हम सब जिस कैलेंडर का यूज़ करते हो कौन कैलेंडर है, किस कैलेंडर को अपनाया गया है, ये सब हमें जानना है। तो सबसे पहले आप जानो कि हम यानी भारतवर्ष में जिस कैलेंडर का यूज़ होता है उस कैलेंडर का नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन नामक साइंटिस्ट ने जिस कैलेंडर को लॉन्च किया उसी कैलेंडर को हम सब भारतवासी अपनाते हैं। यानी इस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो किए हैं, अपनाते हैं। तो बाबू सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रिगोरियन कैलेंडर को ही भारत में हम लोग शक संवत कहते हैं। इनका अपना नाम हमने रख दिया कि ग्रिगोरियन कैलेंडर ना रख के हम लोग भारत में क्या कहते हैं, शक संवत कहते हैं। उससे में कोई मतलब नहीं। सबसे पहले जानो कि लीप ईयर किसे कहते हैं और ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं, क्योंकि हम जब तक एकेडमिक में होते हैं, 10th तक होते हैं, तो हमें बताया गया सर कि वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः कट जाए उन्हें आप लीप कहते हो, वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः नहीं कटे वो कौन से वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष होते हैं। लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। जब आप कैलेंडर चैप्टर का डीपली एनालाइज करोगे, कैलेंडर को ध्यान से पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे, तो जिस कैलेंडर का यूज हम लोग करते हैं उस कैलेंडर का नाम क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर कोई भी वर्ष लीप वर्ष होना चाहता है तो उसे 3 क्राइटेरिया फॉलो करने होंगे, और यदि कोई वर्ष उन तीनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है तो लीप वर्ष में काउंट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर कोई भी वर्ष यदि लीप वर्ष होना चाहता है तो उसे 3 क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, 3 कंडीशन को फॉलो करना होगा। यदि उन्होंने तीनों क्राइटेरिया फॉलो कर दिया तो उसे आप लीप वर्ष कहोगे। यदि उन्होंने तीनों क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया तो आपस में कौन से होते हो, फिर आपके ऑर्डिनरी हो जाएंगे। ठीक है, इन तीनों क्राइटेरिया को मैंने 1 2 3 करके लिख दिया। पहले इसको पढ़ो, समझो और उसके बाद एक्सप्लेन करो। चलो यहाँ पे कह रहे हैं बाबू कि वैसे वर्ष जो केवल 4 से विभाजित यानी पूर्णतः विभाजित होते हैं उन्हें आप क्या कहते हो, लीप ईयर कहते हो। ये जो हमें बचपन से सिखाया गया है सही है, लेकिन उनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई थे जिसे आप अभी तक नहीं जानते हो। कह रहे ना सर केवल 4 से, केवल 4 से, केवल 4 से कहने का मतलब क्या है कि अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर किसी भी वर्ष को आप लीप वर्ष कब कहोगे, जब वह 3 मापदंड को फॉलो करेगा। और वो 3 मापदंड कौन कौन से हैं, तो सर 4 है, 100 है और 400 है। 4, 100 और 400 अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर वे सभी वर्ष लीप वर्ष होते हैं जो केवल 4 से कटते हैं। सर केवल 4 कहने का मतलब क्या है कि उसे 100 से नहीं कटना है, उसे 400 से नहीं कटना है। शब्द पे ध्यान देना। वे सभी वर्ष लीप ईयर कहलाते हैं जो केवल 4 से कटते हैं। केवल 4 से कटने का मतलब क्या है कि उन्हें 100 से नहीं कटना है, उन्हें 400 से नहीं कटना है, तब जाके वे कौन से वर्ष होते हैं, लीप ईयर होते हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरियन कैलेंडर उन्होंने अपना पहला थीसिस रखा किसके बारे में, तो सर लीप ईयर के बारे में, कि आप लीप वर्ष उन सभी वर्षों को कहोगे जो केवल 4 से कटते हो। केवल 4 से पूर्णतः कटने का मतलब कि उन्हें 100 से नहीं कटना है, उन्हें 400 से नहीं कटना है। एज फॉर एग्जाम्पल 1996
केवल 4 से कटेगा, न तो ये 100 से कटेगा, न तो ये 400 से कटेगा। डेट्स वाई 1996 इज अ लीप ईयर। 1996 जो क्या हो, कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है। क्लियर है, पहला कंसेप्ट क्लियर है। दिमाग में रखो कि वे सभी वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं जो केवल 4 से कटते हैं। तो सर केवल 4 से कटने का मतलब क्या है कि उन्हें 100 से नहीं कटना है, उन्हें 400 से नहीं कटना है। वे सभी वर्ष लीप वर्ष कहलाते हैं जो केवल कितने से कटते हो, 4 से कटते हो। पहला थ्योरी कंप्लीट है। दूसरी बात कह रहा है कि 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से विभाजित होते हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होते हैं, वे लीप वर्ष नहीं कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट कि 4 से पूर्णतः विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से कटते हो लेकिन 400 से नहीं कटते हो, वो लीप वर्ष नहीं कहलाते हैं। सेकेंड थीसिस इनका ये था कि यदि कोई वर्ष जो 4 से कटता हो, 4 से पूर्णतः कटता हो लेकिन 100 से भी कट जाता हो और 400 से नहीं कटता हो। देखो 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से भी विभाजित होते हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होते हैं, वे लीप वर्ष नहीं कहलाते हैं। 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से भी विभाजित होते हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होते हैं, तो उन्हें आप लीप वर्ष नहीं कहते हो। एज फॉर एग्जाम्पल देखो 2100, अब 2100 4 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा। डेट्स वाई 2100 जो है ना वो लीप वर्ष नहीं है, वो कौन सा वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। कौन सा वर्ष है, सामान्य वर्ष है, ऑर्डिनरी ईयर है। क्योंकि उन्हें यदि लीप वर्ष होना है तो केवल 4 से कटना है। केवल 4 करने का मतलब क्या है कि उन्हें 100 से नहीं कटना है, 400 से नहीं कटना है, तो ये लीप वर्ष होते हैं। यदि 4 से कटे हैं, 100 से भी कट जाते हैं और 400 से नहीं कटते हैं, तो आप समझ जाओ कि लीप वर्ष नहीं होते हैं। क्लियर है, दोनों पॉइंट क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा थीसिस क्या था कि 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से भी विभाजित होते हैं और साथ ही साथ, यहां पे ध्यान दो, साथ ही साथ 400 से भी विभाजित होते हैं, वे कौन से वर्ष होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। 3 क्राइटेरिया थे, पहला 4 के लिए, दूसरा 100 के लिए, तीसरा 400 के लिए। तो जो केवल 4 से कटा, केवल 4 डेट मीन्स उसे 100 से नहीं कटना है, 400 से नहीं कटना है, वो लीप वर्ष होगा। एज फॉर एग्जांपल 1996, क्योंकि 1996 जो है वो केवल 4 से कटेगा, ना तो 100 से कटेगा ना तो 400 से कटेगा। क्लियर है। दूसरा थीसिस 100 के लिए कि 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से भी विभाजित होते हैं लेकिन 400 से विभाजित नहीं होते हैं, तो वे लीप वर्ष नहीं कहलाते हैं। एज फॉर एग्जांपल 2100 आपका 4 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा लेकिन 400 से नहीं कटेगा। तो 100 से विभाजित है लेकिन 400 से विभाजित नहीं है, तो क्या नहीं होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। तीसरा थीसिस 400 के लिए कि 4 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष जो 100 से भी विभाजित होते हैं और साथ ही साथ कितने से, 400 से भी विभाजित होते हैं, तो उन्हें आप क्या कहते हो, लीप वर्ष कहते हो। एज फॉर एग्जाम्पल 2000 उठा लो, ये 4 से भी कटेगा, 100 से भी कटेगा, 400 से भी कटेगा। ऑल थिंग इज क्लियर। बातें आ रही समझ में, स्पष्ट है, स्पष्ट है बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे कि सर मुझे लीप वर्ष क्लियरली समझ में आ गया, क्योंकि जो हम लोग अभी तक पढ़े हैं वो टोटली इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि जब तक आप कैलेंडर चैप्टर को डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक लीप ईयर का डेफिनेशन कहीं भी क्लियर नहीं किया गया है। तो लीप वर्ष के बारे में आपको 3 चीज़ जानना है कि सर 3 थीसिस है, पहला 4 के लिए, दूसरा 100 के लिए और तीसरा 400 के लिए। ठीक है। अब देखो बात करेंगे ऑर्डिनरी की। तो सर जो लीप वर्ष से बचेगा वो क्या होगा, ऑर्डिनरी होगा। क्लियर है। देखो कह रहा है कि वैसे वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते। सर जो केवल 4 से पूर्णतः विभाजित हो गया वो लीप वर्ष है, और जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ वो कौन सा वर्ष होगा, सामान्य वर्ष है। डेट मीन्स ऑर्डिनरी ईयर होगा। क्लियर है। दूसरा कह रहा है कि 100 से विभाजित होने वाले वे सभी वर्ष, ध्यान से देखना, 100 से कटने वाले वे सभी वर्ष जो 4 से तो कटते हैं लेकिन 400 से नहीं कटते हैं, तो वे कौन से वर्ष कहलाते हैं, सामान्य वर्ष कहलाते हैं। मुझे एक बात समझो कि तुम्हारे पास ऐसा कोई वर्ष है
जो 4 से भी कटता है, 100 से भी कटता है, लेकिन 400 से नहीं कटता है, तो उसे आप लीप ईयर कहोगे या सामान्य वर्ष कहोगे? सामान्य वर्ष कहेंगे, ऑर्डिनरी कहेंगे। वही तो कह रहे हैं ना कि 100 से कटने वाले वे सभी वर्ष जो 4 से कटते हैं लेकिन 400 से नहीं कटते हैं, तो वे कौन से वर्ष होंगे? वे कौन से वर्ष होंगे? तो सर ऑर्डिनरी वर्ष होंगे। और इन सभी बातों को आप एक टेबल में समेटो जो आपके सामने बना है। मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो, ये ऐसा बॉक्स है जिसमें जो संख्या होगी वो डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 400, और यहाँ पर उसको क्या लिखना है? रिजल्ट लिखना है। मैं आपसे एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करो कि यहां पर ऐसा कोई वर्ष है जो 4 से कट गया, 4 से पूर्णतः डिवाइड हुआ, लेकिन 100 से भी नहीं कटा और 400 से भी नहीं कटा। तो वैसे वर्ष जो केवल 4 से कटे, 100 से भी नहीं कटे, 400 से भी नहीं कटे, वे कौन से वर्ष होंगे? तो सर आप बोलोगे कि लीप ईयर होगा। बोलो हाँ या ना? स्पष्ट है? स्पष्ट है? चलो दूसरा देखो। आप ऐसे वर्ष को उठाते हो जो 4 से भी कट जाए, 100 से भी कट जाए, लेकिन 400 से नहीं कटे। ध्यान से देखना, ऐसे आप ईयर को उठाए हो जो कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 100, बट नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 400 है। वैसे वर्ष जो 4 से कटते हैं, 100 से कटते हैं, लेकिन 400 से नहीं कटते हैं, तो आप उनको क्या कहोगे? लीप ईयर या ऑर्डिनरी? बिल्कुल ऑर्डिनरी होंगे। क्लियर है? क्लियर है? स्पष्ट है? स्पष्ट है? इंप्रूवमेंट हो रही है? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। चलो तीसरा देखो। ऐसे कोई आप वर्ष को उठाते हो जो 4 से भी कटता हो, 100 से भी कटता हो और साथ ही साथ 400 से भी कटता हो, तो आपके कौन से वर्ष होते हैं? जी हाँ, लीप वर्ष होंगे। ऑल थिंग इज क्लियर? बात आ रही समझ में? नोट कर लो। चलिए बात करेंगे हम एक्स्ट्रा डेज की या ऑड डेज की। एक्स्ट्रा को आप हिंदी में अतिरिक्त कहते हो और ऑड को क्या कहते हो? विषम दिन कहते हो। जब आपका कैलेंडर चैप्टर का ये चार्ट बन के आया था तो वहाँ भी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज मैंने बताया था कि एक सामान्य वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होते हैं और एक लीप वर्ष में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक्स्ट्रा डेज होता क्या है मैंने बताया था वहाँ पे कि थ्योरी वाले क्लास में उसको सब देखा जाएगा। तो देखो सर एक्स्ट्रा डेज होते क्या है? तो कह रहा है कि महीने या वर्षों की कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे आप क्या कहते हो? एक्स्ट्रा डेज कहते हो। चलो ध्यान देना 2 चीज पे। महीने या वर्षों की कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर, एक बात बताओ कि 7 से भाग देने का मतलब क्या है? कि आप टोटल नंबर ऑफ डेज को वीक्स में कन्वर्ट करना चाहते हो, सप्ताह में बदलना चाहते हो। यदि आप टोटल नंबर ऑफ डेज को सप्ताह में बदलना चाहते हो तो सप्ताह में बदलने के लिए उसे कितने से भाग देना है? 7 से भाग देना है। और 7 से भाग देने पर जो बचेगा तो सर बचता है क्या? रिमाइंडर, डेट मीन शेषफल, वही आपका क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज होगा। तो एक्स्ट्रा डेज के बारे में बस आप इतना ही याद रखो कि टोटल नंबर ऑफ डेज, वो मंथ्स के हो या ईयर्स के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल नंबर ऑफ डेज को जब आप 7 से भाग दोगे तो 7 से भाग देने के बाद जो क्वोशेंट आएगा, क्वोशेंट डेट मीन्स भागफल, वो आपका सप्ताह होगा और जो रिमाइंडर होगा डेट मीन्स शेषफल, वो आपका क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज होगा। एज फॉर एग्जांपल मैं यदि बात करूं 2003 की, तो आप बताओ कि 2003 कौन सा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष होने के नाते उसमें दिनों की संख्या कितने? 365। और 365 को जब आपने 7 से भाग दिया तो 52 सप्ताह और कितने दिन बचते हैं? 1 दिन। यानी 1 दिन जो बचेगा वही उस वर्ष का क्या होगा? एक्स्ट्रा डेज होगा। यानी 2003 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? 1 होंगे। क्लियर है? आप 2004 की बात करो, 2004 आपका लीप वर्ष है और एक लीप वर्ष होने के नाते इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366। और जब आप 366 को 7 से भाग देते हो तो 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं? 2 दिन। यानी सप्ताह में बदलने के बाद, सप्ताह में बदलने के बाद जो दिन बच जाते हैं उन्हीं को आप क्या कहते हो? एक्स्ट्रा डेज कहते हो। यानी इसमें कितने दिन बचे? 2 दिन। यानी 2004 में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्लियर है? बात स्पष्ट हो रही है? एक्स्ट्रा डेज
ऑड डेज, विषम दिन, अतिरिक्त दिन, चारों के मीनिंग सेम होते हैं। और मीनिंग होता क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज को, वह नंबर ऑफ डेज मंथ्स के हों या वह नंबर ऑफ डेज ईयर्स के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि टोटल नंबर ऑफ डेज को आपने सप्ताह में बदलना है तो सप्ताह में बदलने के लिए 7 से भाग देते हैं, और 7 से भाग देने पर 2 चीज आएगा, एक आएगा कोसेंट, एक आएगा रिमाइंडर। तो जो कोसेंट होगा उतना सप्ताह बनेगा, और जो रिमाइंडर होगा वह इसका क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज होगा। अब हम बात करें महीने की, तो महीना मान लो अगस्त का है, तो अगस्त महीने में नंबर ऑफ टोटल डेज कितने होते हैं बाबू, 31 होते हैं। यदि आपने 31 को 7 से भाग दिया तो 4 सप्ताह और कितने दिन बचते हैं, 3 दिन बचते हैं। यानी अगस्त वाले महीने में नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, तो 3 होंगे। क्लियर है। और इस थेसिस से हम लोग निकालेंगे कि मंथ्स और उनके एक्स्ट्रा डेज, महीने और उनमें विषम दिनों की संख्या, किस महीने में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं, उसको हम लोग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। और निकालने से पहले जो हम कह रहे हैं उसको सुनिए। कोई भी वर्ष होगा उसमें कितने तरीके के महीने हो सकते हैं, तो सर वर्ष में मैक्सिमम 3 तरीके के महीने होते हैं, 28, 30, 31, 29, 30, 31। यानी टोटल ओवरऑल की बात करें तो बाबू ओवरऑल 4 तरीके के महीने होते हैं, 28 का, 29 का, 30 का और 31 का। तो आप सिंपल तरीके से जानो कि जो महीना 31 दिन का होगा, यहाँ पे देखो 31 डेज, यहाँ पे देखो 31 डेज, जो महीना 31 दिन का होगा उसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 3। क्योंकि जब आप 31 को 7 से भाग दोगे तो 7 चौक 28, यानी 4 सप्ताह बनेंगे और कितने दिन बचेंगे, 3। यानी आप कह सकते हो कि 31 दिन वाले महीनों में विषम दिनों की संख्या 3, वैसे ही 30 दिन वाले महीनों में विषम दिनों की संख्या 1, 29 दिन वाले महीनों में विषम दिनों की संख्या 1, और यदि वो महीना 28 का है तो 7 चौक 28, चूंकि वो कंप्लीटली डिविजिबल है तो वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 0। अरे जब संख्या पूर्णतः कट जाएगी तो रिमाइंडर 0 आता है। ऑल थिंग्स क्लियर। फिर से एक बार समझो कि यदि वह महीना 31 का है तो वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 3 होंगे। यदि आपका महीना 30 का है तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 2 होंगे। यदि आपका महीना 29 का है तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 होंगे। और यदि आपका महीना 28 का है तो वहां पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं, 0 होते हैं, बिकॉज 28 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7। तो जब 28 कम्प्लीटली डिविजिबल है 7 से, यानी वहां पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और ये उसका क्या होगा, एक्स्ट्रा डेज होगा। देख लो, जनवरी चूंकि 31 का होता है तो 31 में कितने, 3 दिन। क्लियर है। फरवरी की बात करोगे तो सर फरवरी 28 का भी होता है, 29 का भी होता है, तो 28 का होगा तो 0 और 29 का हुआ तो 1। क्लियर है। मार्च 31 का होता है तो 3, अप्रैल 30 का होता है तो 2, मई 31 का होता है तो 3, जून 30 का होता है तो 2, जुलाई 31 का होता है तो 3, अगस्त 31 का होता है तो 3, सितंबर 30 का होता है तो 2, अक्टूबर 31 का होता है तो 3, नवंबर 30 का होता है तो 2 और दिसंबर 31 का होता है तो 3। मुझे बस इतना ही याद रखना है कि जो महीना 31 डेज का है उसमें नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 3, जो महीना 30 डेज का है वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 2, जो महीना 29 का है वहाँ पर नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1, और यदि वो महीना 28 का है तो वहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 0। क्लियर है, स्पष्ट है सब कुछ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे, बिकॉज फीडबैक बहुत ज़रूरी है। आपको समझ में आ रहा है या परेशानी हो रही है। हाँ देखो, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर थोड़ा बड़ा लिखो। आप बताओ कि मैं यदि एक ही लाइन में पूरे बोर्ड को भर दूँ तो फिर पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आएगा। आप थोड़े से अपने वीडियो की क्वालिटी को अच्छा करो, 480 करके देखो, सभी बातें स्पष्ट होंगी, सब कुछ क्लियर नज़र आएगा। और दूसरी बात कि जो लोग कहते हैं ना कि सर बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आते, तो उनसे आग्रह है कि एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करें, फिर से दोबारा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब करने के बाद भी आप पे नोटिफिकेशन नहीं आते हैं तो चैनल को एक बार अनसब्सक्राइब कर दो, फिर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, सभी प्रॉब्लम क्या होंगे, ख़त्म होंगे। यहाँ तक
यहाँ तक बस आज इतना ही क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। और जाते जाते आपसे फिर से निवेदन करें कि वे सभी विद्यार्थी जो मेरे चैनल के ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं करते हैं, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे सबको बेनिफिट होगा, सबके लिए बेनिफिशियरी है, आपके लिए लाभदायक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। धन्यवाद।